हेलो वेलकम। आर्यन टीचर एकेडमी सुपर टेट एग्ज़ाम 2020 की तैयारी में आपका स्वागत है। तो आइए, आर्यन टीचर एकेडमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमको निरंतर पढ़ाई करते रहना है, न कि परीक्षा समय का इंतज़ार करेंगे। और हमारा टारगेट रहेगा इस बार 120 यानी 120 प्लस। तो इसमें हम कहेंगे कि हमारा जो कि प्रयास और आपका साथ, जो कि इस बार इतनी लगन, इतने मतलब अच्छे से तैयारी करना है कि 120 क्या 120, 25, 30 तक पहुँचे हम। ठीक है, तो चलिए कुछ ऐसे प्रश्न जो कि कई एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। भाई इसी क्वेश्चन से जो पिछले एग्ज़ाम हुए उन्हीं एग्ज़ामों में से जो है कि क्वेश्चन सेलेक्ट करके कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ पुराने ऐसे क्वेश्चन को जो है कि मिलाकर बनाए जाते हैं। तो आइए कुछ ऐसे क्वेश्चन जो 15 है शायद, तो उनको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। तो चलिए देखिए, ये हमारा आ गया क्वेश्चंस। तो सुपर टेट आर्यन टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि ऑस्ट्रेलिया के अतिरिक्त भागों में ग्रीष्म ऋतु से चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन को क्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में आंतरिक भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवा को हम क्या कहते हैं। तो हम पता करेंगे पहले कि वो किस में कह रहा है चलने वाली। तो ऑस्ट्रेलिया में कह रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म हवा को हम क्या कहेंगे। तो देखिए, पहला ऑप्शन हमारा दिया है वीक फील्डर। क्या दिया है? वीक फील्डर। दूसरा दिया है लोइस पेदान। तीसरा दिया है फास्ट मैदान। और चौथा दिया है डी रेगिस्तान। यानी तो देखिए, इसमें से क्या होगा हम बता रहे हैं, आपको कंफर्म करा देना। अभी ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवा एवं शुष्क पवन को ब्रीक फील्डर कहते हैं। यानी ये हमारा ऑप्शन होगा तीसरा सही। क्या होगा? ब्रीक फील्डर। तो चलिए देखिए, उसके बाद अब कह रहा है 72 में देखना ये है कि पहले क्वेश्चन जो दिया है कि राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में बहने वाली एकमात्र नदी का क्या नाम है। देखिए, वहाँ पे कोई नदी की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक ऐसी मात्र जो नदी है जो मरुस्थलीय भागों में बहती है। तो उस नदी का नाम क्या होगा, इसको कंफर्म करा दे रहे हैं। पहला दिया है माही, दूसरा दिया है लूनी, तीसरा दिया है ताप्ती, चौथी दिया है नर्मदा। तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे पहले, तो कंफर्म करने के लिए ये होगा कि राजस्थान में मरुस्थलीय भागों में बहने वाली एकमात्र नदी जो है वो क्या है? लूनी। तो हम देखेंगे लूनी इसमें जो दिया है वो बी ऑप्शन में दिया है। ठीक, तो राजस्थान मरुस्थलीय में बहने वाली में से सिर्फ यही एकमात्र ऐसी नदी है लूनी, जो कहाँ बहती है? मरुस्थलीय भागों में बहने वाली एकमात्र नदी है। यहाँ तक कंफर्म हो गए। अब देखिए 73 में कह रहा है कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था। जो हमारे नाना साहब थे उनका वास्तविक नाम क्या था। तो नाना साहब का वास्तविक नाम पहला कह रहा है ए राजा राय, बी कोंडदेव, सी धोपू पंत और डी था महापात्र।
तो वास्तविक नाम जो उनका रियल नाम था वो क्या था। तो दिया है कि अब समझिए, इनका नाम जो था धोंदू पंत था। क्यों था इनका नाम धोंदू पंत? देखिए इसमें जो है कि हम आपको बताना चाहेंगे कि जब नाना साहब का, ठीक ना, नाना साहब का वास्तविक नाम धोंदू पंत था और इन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब ने कानपुर के अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोही नेतृत्व किया था। इनका नाम बहुत सुने होंगे आप लोग, जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब ने कानपुर में जो अंग्रेज थे उनके विद्रोह में नेतृत्व किए थे, जो हमारे नाना साहब थे। तो आइए 74, थियोसोफिकल क्या कर रहा है, थियोसोफिकल सोसाइटी की भारत में प्रथम अध्यक्षा कब और कौन बनी? ऑप्शन ए 1907 ई में एनी बेसेंट, बी 1901 में एनी बेसेंट, 1901 में अल्काट, डी 1893 ई में ब्लेवस्टकी। तो आपको कंफर्म करा दें कि जो हम लोग पढ़े हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी जो भारत में प्रथम अध्यक्ष 1907 में एक आयरिश महिला एनी बेसेंट बनी। किसमें? 1907 में। यानी हमारा ऑप्शन हो रहा है सही ए, जो क्या थी, अध्यक्ष बनी। और एनी बेसेंट की राष्ट्रीयता ब्रिटिश थी। वे वर्ष 1917 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा भी बनी। देखिए अभी कभी पूछ देगा कि भारतीय, एक और प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी बनी। कह देगा कि 1917 में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी? तो हम कह सकते हैं कि 1917 में जो है कि एनी बेसेंट जो थी वह भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 75, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब और किस सरकार के द्वारा किया गया? ए 1975 इंदिरा गांधी ने, बी 1979 मोरारजी ने, सी 1986 राजीव गांधी ने और डी 1988 चंद्रशेखर ने। देखिए इसमें दिया है 75 में कि द्वितीय मतलब अगर देखा जाए तो जो हमारा द्वितीय आयोग का जो गठन था वो वर्ष 1979 में, और किसको द्वारा किया गया था? मोरारजी देसाई के सरकार के द्वारा किया गया था। यानी हमारा ये बी ऑप्शन सही होगा। और ये 1 2 3 ये तीनों गलत होंगे। फिर उसके बाद दिया है 76, राज्य विधानमंडल के प्रमुख अंगों में सम्मिलित हैं। अब कौन कौन सम्मिलित हैं? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद और ये सभी। तो इस समय जो है कि कौन सा सही होगा, देखिए पहले उसको हम कंफर्म कराने की। आप लोग जानते होंगे कि जो राज्य विधानमंडल के अंगों में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद सम्मिलित होते हैं। विधानसभा और विधान परिषद, इसका मतलब अगर तीनों को हम शामिल कर दें तो क्या होता है? ये डी ऑप्शन सही होता है, ये सभी। और एक बात बता दें आपको कि भारतीय संविधान में राज्य विधानमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 167 में किया गया है। अब कोई पूछ देगा कि भारतीय संविधान में राज्य विधानमंडल का उल्लेख अनुच्छेद कौन में किया गया है? तो 167वें में किया गया है। किसका
उल्लेख, भारतीय संविधान में राज्य विधानमंडल का उल्लेख किया गया है। अब देखिए, भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है? सड़कों की संख्या कहाँ जो ज़्यादा है? 77। तो भारत में यदि देखा जाए तो भारत में सड़कों का जो है कि सर्वाधिक घनत्व गोवा में है। और भारत में तो सड़कों की सर्वाधिक घनत्व के अनुसार 5 राज्य क्रम मतलब 5 जो राज्य हैं क्रमशः हैं। जैसे गोवा हो गया, हमारा पंजाब हो गया, तमिलनाडु, केरल हो गया तथा हरियाणा हो गया। गोवा में उच्चतम घनत्व यानी 15.3 यानी 153.8 किलोमीटर है। ये समझिए कितना दे रहा है? 153.8 किलोमीटर है। तो किस राज्य में सबसे घनत्व है? तो केरल, तमिलनाडु, केरल, तो हमारा सही ऑप्शन होगा तमिलनाडु। 78 जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत का घनत्व कितना है? आइए अब हम लोग चलते हैं बहुत पीछे। 2011 के जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो भारत का घनत्व 382 था। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, 382 यानी पहला ऑप्शन सही होगा। और देखिए उसमें व्यक्ति के प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि यही वर्ष 2001 में मतलब जो जनगणना 2001 का हुआ था उसके अनुसार 324 था। कितना था? 324 प्रति वर्ग किमी था। अब देखिए कितना बढ़ गया, 382 हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 79 महारैली लौह स्तंभ कहाँ अवस्थित है? महारैली लौह स्तंभ कहाँ अवस्थित है? तो इसको अगर देखें हम, आप लोग इतिहासों में पढ़े होंगे बहुत, कई कई बार आया है कि महारौली लौह स्तंभ कुतुब मीनार के परिसर में दिल्ली में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? दिल्ली में। फिर अगर उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो उसमें एक और जानकारी मिलती है कि गुप्तकालीन स्तंभ है। और जो इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा कराया गया था। अब आइए 80 में देखेंगे हम। 80 में हिमखंडों के खिसकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 80 जो है तो हिमखंडों के खिसकने की प्रक्रिया हिमस्खलन कहलाती है। हिमस्खलन कहलाती है, समझिए, हिमस्खलन कहलाती है। और कह रहा है कि अगर देखा जाए हिमस्खलन के बारे में अगर थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं भाई, कहीं से मान लीजिए कोई पूछ ही दिया तो किसी ढलान वाली सतह पर हिम के बड़ी मात्रा का बहाव ही क्या होता है? हिमस्खलन होता है। अगर हिमस्खलन किसे कहते हैं तो ये भी एक बन गया क्वेश्चन हमारा का आंसर। किसी ढलान वाली सतह पर हिम के बड़ी मात्रा का बहाव, ठीक है, ही हिमस्खलन कहलाता है। अब आइए 81 बहुलक क्या है? तो एक ही शब्द में अगर देखा जाए तो कहेंगे कि सर्वाधिक। बहुलक क्या है? तो इसको तो कई बार आया है प्रश्न में, इसको एक शब्द में ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम अपने शब्दों में कहें सर्वाधिक आवृत्ति वाला प्राप्तांक बहुलक कहलाता है। सर्वाधिक आवृत्ति वाला प्राप्तांक बहुलक कहलाता है, यानी इनमें का ये पहला ऑप्शन सही होगा। इसके पहले दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है, कोई खर्च नहीं, सिर्फ सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा ये होता है मोटिवेशन कि हमारे चैनल्स को लोग मतलब लाइक कर रहे हैं। और कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसी वीडियो प्रोवाइड कराएं हम लोग। तो आइए अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है
82 से, जो है कि हमारा है 82 से। अब इसमें देखिए क्या दिया, 82 अगर दे दिया है तो देखेंगे हम 82 में क्या दिया है। अवलोकन पद्धति सिद्धांत किस पर आधारित है। तो यार अवलोकन का मतलब ही देखना, सुनना, समझना, ठीक। अब रटकर सीखना तो होगा नहीं, बोल कर, लिख कर तो हम कह सकते हैं कि अवलोकन पद्धति सिद्धांत देख कर सीखने पर आधारित है। सी ऑप्शन सही है इसका। अब आ जाइए आगे। बच्चों का धरास्तंभ संस्कार किस उम्र में प्रारंभ किया जाता है। 83 में देखिए। तो यदि धरास्तंभ देखा जाए तो अगर हम देखें इसको अपने हिसाब से कि बच्चे का धरारंभ संस्कार किस उम्र से जो है कि प्रारंभ किया जाता है, तो इसको बच्चे का जो धर्म संस्कार होता है ये 5 वर्ष की उम्र में होता है। कितने वर्ष की उम्र में, 5 वर्ष, यानी इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब आगे ये व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ये कई बार आया है कि व्यक्तिगत भिन्नता और सिर्फ व्यक्तिगत भिन्नता, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। तो हम आपको बताते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किए थे, हमारे एक आदरणीय श्री, हमारे प्रिय, हमारे आदर्श कौन थे, गाल्टन जी ने किए थे व्यक्तिगत भिन्नता शब्द का प्रयोग। देखिए किसी भी बड़े व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए, ये एक अच्छे इंसान की पहचान होती है, ठीक, गाल्टन। अब देखिए 85 मैकाले शिक्षा योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या था। जो योजना था मैकाले शिक्षा योजना, उसका उद्देश्य क्या था मेन। ए में शिक्षा को व्यवहारिक बनाना, बी में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, सी में ए और बी, डी में उपयुक्त इनमें से कोई भी नहीं। तो 85 में देखिए, 85 में अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि 85 का होगा सी। क्यों कि मैकाले शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य व्यवहारिक बनाना एवं शिक्षा माध्यम का अंग्रेजी बनाना दोनों था। समझिए ये दोनों था, व्यवहारिक बनाना और माध्यम शिक्षा अंग्रेजी बनाना। अब आ गया क्या 86 क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है। जो क्रियात्मक हम शोध करते हैं उसका मूल मंत्र क्या होता है। तो इसमें देखें तो हम हमारा सी ऑप्शन देखिए, क्रिया करने का मतलब जो क्रियात्मक शोध होता है जैसे खोज करना। क्यों कि क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र ही खोज करना होता है, ठीक है। क्रियात्मक जो क्रिया करते हैं हम, किसी भी चीज़ पर क्रिया करेंगे, खोजेंगे, उसे हम क्रियात्मक ही मूल मंत्र शोध कहते हैं। स्वर किससे कहते हैं। 87 देखिए कहाँ क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन डाल दिया, लेकिन बहुत लोगों को जो है कि अभी पता नहीं होगा स्वर किससे कहते हैं। सी स्वर 87 अगर देखा जाए तो 87 में जैसे देखें हम, सी इसका ऑप्शन सही लग रहा है हमको। क्यों कि ऐसे वर्ण जो किसी अन्य दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हों स्वर कहलाते हैं। अब पहले में दिया है अन्य दूसरे की सहायता से, दूसरा दिया है ऐसे वर्ण जो किसी अन्य दूसरे की सहायता के बिना, देखिए, और तीसरा उपयुक्त सभी। जब पहले में दिया है कि दूसरे की सहायता से तो सभी कैसे होगा, यानी हमारा दिया है, सॉरी हमारा ये देखिए गलत जा रहा है हमारा ऑप्शन, ये दिया है सी ऐसे वर्ण जो किसी अन्य दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हों, ये तो गलत है बी। और सी वैसे देख लीजिए दूसरे की सहायता लिया जाता हो। जब ये 2 क्वेश्चन गलत हो गया तो तीसरा कैसे सही होगा, जब ये तीनों सही होगा तब तो होगा उपयुक्त सभी, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। 88 अधिगम संबंधी शोध पत्रिका का प्रकाशन किस राज्य में किया जाता है। आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी केरल। आइए 88 में देखते हैं
अधिगम संबंधी शोध पत्रिका का प्रकाशन उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा किया जाता है। किसमें, किस राज्य में बोले हैं हम? ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश। अधिगम संबंधी शोध पत्रिका का प्रकाशन उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है। अब आइए, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत क्या है? 89। बहुत अच्छा। अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत क्या है? पहला दिया है, शिक्षा व्यवस्था केवल निम्न वर्ग के लिए हो, शिक्षा व्यवस्था सभी के लिए हो, ठीक है, और शिक्षा व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के लिए हो, उपयुक्त सभी। तो 89 अगर हम देखेंगे इसमें, तो 89 का सी होगा, निस्यंदन शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए हो। क्यों कि अधगामी निस्पंदन, देखिए इसमें निस्यंदन कर दिया है, निस्पंदन से निस्पंदन सिद्धांत के तरह शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्गों के लिए ही व्यवस्थित किए जाने का प्रावधान था उस समय। अब तो भाई चेंजिंग हो रहा है धीरे धीरे। 90 का देखिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये तो बहुत आसान है, लेकिन एक चीज़ देखिए, इसकी शुरुआत 6 मई 1988 को हुई थी। किसकी शुरुआत? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत। अब लास्ट क्वेश्चन 91 कि बुद्धि लब्धि के आधार पर 120 से अधिक बुद्धि वाले बालक कैसे होते हैं? तो कैसे होंगे यार? प्रतिभाशाली बालक होते हैं। सॉरी, देखिए ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, डी होगा सही, प्रतिभाशाली बालक होते हैं। कैसे बालक होते हैं? प्रतिभाशाली, डी ऑप्शन इसका सही होगा। तो यहीं से हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे। चलिए, धन्यवाद।